जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 18 दिसंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हाल ही में यूनेप के द्वारा किस भारतीय को यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार मिला है विद्युत मोहन को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि चैंपियन ऑफ द अर्थ, इसके अलावा यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ नाम के जो पुरस्कार हैं ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा दिए जाते हैं। तो अभी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा वर्ष 2020 के लिए कुल मिलाकर के 7 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। अब यहाँ पर पहले अगर हम लोग बात करें विद्युत मोहन की, जो कि एक इंटरप्रेन्योर हैं, भारत के हैं और इन्हीं के द्वारा एक सामाजिक उद्यम शुरू किया गया था जिसका नाम है तकाचार और इसी के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। अब बात करते हैं यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कारों की। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि सतत पर्यावरण विकास के लिए जो भी आपके इनोवेटिव आइडिया होते हैं या फिर जो भी बिजनेस शुरू किए जाते हैं किसी युवा के द्वारा जिसकी आयु 30 वर्ष से कम होती है उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के 7 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। तो आप ये देख सकते हैं इन 7 लोगों के नाम विद्युत मोहन जो कि हैं भारत के, और तकाचार नाम का एक इन्होंने सोशल इंटरप्राइजेस शुरू किया और इसके अंतर्गत जो भी आपके किसानों के वेस्ट होते हैं, यानी कि खेतों में जो बचे हुए वेस्ट होते हैं उसके माध्यम से इनके द्वारा एक केमिकल तैयार किया जा रहा है और इसी के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। बाकी आप देख सकते हैं जेओयन रेन जो कि हैं चाइना के, इनको मिला है। जाम्बी मैती केन्या के हैं। इसके अलावा लेप्टेरिस अरापैकिस ये हैं ग्रीस के। मैक्स हिडाल्गो क्विंटिनो ये हैं पेरू के। निर्ला अलिसिया गार्सिया ये हैं यूएसए के और फतेमा अल जर्जेला ये है कुवैत के। तो कुल मिलाकर के 7 लोगों को यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा यंग चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था कि कुल मिलाकर के 6 लोगों को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और इसमें से आपको फिजी के जो पीएम हैं इनका नाम जरूर ध्यान रखना है, जिनका नाम है फ्रैंक बैनिमरामा। तो इनको पॉलिसी लीडरशिप कैटेगरी में चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, जहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि नवंबर और दिसंबर माह के जो करंट अफेयर्स हैं ये आपके आगामी 1 साल तक बहुत ही काम आने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को अपनी लिए पूरा जरूर देखा करिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इस समय करंट अफेयर के आ रहे हैं। और बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी की सूची में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ पर शीर्ष स्थान मिला है काइली जेनर को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब काइली जेनर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने 2020 में कुल मिलाकर के $590 मिलियन कमाया है। कितना? $590 मिलियन कमाया और इसी के साथ साथ ये इस सूची में पहले पायदान पर रही हैं। तो ये एक टीवी स्टार हैं, इसके अलावा एक उद्यमी भी हैं अमेरिका की जो कि पहले स्थान पर रही हैं। अमेरिका के एक रैपर हैं और इनके ब्रदर इन लॉ हैं जिनका नाम है कायने वेस्ट, ये इस सूची में रहे हैं दूसरे स्थान पर। और स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर इस सूची में तीसरे स्थान पर रहे हैं। इससे पहले फोर्ब्स के द्वारा सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीटों की भी सूची आई थी, जिसके अनुसार जापान की जो टेनिस खिलाड़ी हैं नाओमी ओसाका, वह सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट थी। अगर हम लोग पुरुष कैटेगरी में बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अभिनेता हैं ड्वायने जॉनसन। कौन है? ड्वायने जॉनसन। और फोर्ब्स के द्वारा अभी दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं की भी सूची आई थी और उस सूची में पहला स्थान मिला था किसको? जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मर्केल, तो उनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे। और हमारे यहाँ की जो वित्त मंत्री थी निर्मला सीतारमण जी, इनको इसमें 41वां स्थान मिला था। तो दोनों आपको याद रखने हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले
सेलिब्रिटी की सूची आई। काइली जेनर रही पहले स्थान पे, कान्ये वेस्ट रहे हैं दूसरे स्थान पे, रोजर फेडरर है तीसरे स्थान पे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल वाले जो हैं ये रहे हैं चौथे स्थान पे, और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ये भी एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं और ये इस सूची में रहे हैं 5वें स्थान पे। तो सभी के नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वर्ष 2030 में एशियाई खेल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो जो 2030 का एशियाई खेल है इसका आयोजन कतर की राजधानी दोहा में किया जाना है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बस आप ये ध्यान रखेंगे कि जो एशिया ओलंपिक परिषद है इसकी अभी सामान्य सभा का आयोजन हुआ और उस सभा में यहाँ पर जो भी होस्ट हैं उनके लिए वोटिंग हुई और इस वोटिंग में दोहा को 2030 के लिए चुना गया है, यानी कि 2030 में जो आपके एशियाई खेल होंगे उनका आयोजन होगा दोहा में जो कतर की राजधानी है, और 2034 में जो आपके एशियाई खेल होंगे उनका आयोजन सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किया जाएगा। तो नीचे कमेंट में आपको ये बताना है कि 2022 में जो एशियाई खेल हैं उनका आयोजन किस देश में होगा और 2026 वाले का आयोजन कहाँ पर होगा। तो दोनों के नाम आपको नीचे कमेंट में बताने हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि एशियाई खेल प्रत्येक 4 वर्षों पर आयोजित होता है। 2022, 2026, 2030 वाला होगा दोहा में और 2034 वाला होगा सऊदी अरब में। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दिसंबर 2020 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने स्पेस क्रू 3 मिशन के कमांडर के रूप में किसे चुना है? तो यहाँ पर चुने गए हैं भारतीय मूल के अमेरिकी एस्ट्रोनॉट राजा चारी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो पहले थोड़ा सा ये समझते हैं कि ये स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन है क्या। अभी मैंने आपको कुछ समय पहले ही बताया था क्रू 1 मिशन के बारे में, और इस मिशन के अंतर्गत नासा के जो 4 एस्ट्रोनॉट थे उनको यहाँ पर स्पेस में भेजा गया था स्पेस एक्स के द्वारा फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से। तो अब इसका क्रू 2 मिशन होगा और उसके बाद में जो क्रू 3 नाम का मिशन होगा उसके जो हमारे कमांडर चुने गए हैं वही हैं भारतीय मूल के राजा चारी। तो आपको ये याद रखना है कि स्पेस एक्स के क्रू 3 मिशन के लिए कमांडर के रूप में राजा चारी का यहाँ पर चयन हुआ है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि नासा का जो चंद्रमा के लिए मिशन है जिसका नाम है आर्टेमिस मिशन, उसमें जो 18 एस्ट्रोनॉट का चयन किया गया है उसमें भी शामिल है राजा चारी। तो इसीलिए इनका नाम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक के साथ अर्थव्यवस्था की रिकवरी के लिए $1 बिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता भारत ने किया है न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आप सभी को ये पता ही होगा कि कोविड-19 के कारण जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है और इसी रिकवरी के लिए $1 बिलियन के ऋण के लिए यहाँ पर समझौता हुआ है न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ में। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने जो ये $1 बिलियन का ऋण दिया है हमारे देश को, इसमें 5 वर्षों की छूट दी गई है, यानी कि 5 वर्षों तक भारत को कुछ भी राशि पे करने की जरूरत नहीं है और इस ऋण को भारत चुकाएगा आने वाले 30 वर्षों में। तो ये आपके लिए वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि $1 बिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं तो इसे ब्रिक्स समूह के जो देश हैं उनके द्वारा स्थापित किया गया था 2014 में। मुख्यालय इसको आपको मिल जाएगा चीन के संघाई में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं मार्कस ट्राइजो, जो कि इसी वर्ष इसके नए अध्यक्ष बने हैं। और ये कहाँ के हैं? तो ये हैं ब्राज़ील के। अगला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2021 तक भारत के पहले मैरीटाइम थिएटर कमांड की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो ये जो मैरीटाइम थिएटर कमांड है इसकी स्थापना की जाएगी कर्नाटक में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो पहले आइए थोड़ा सा ये समझते हैं कि थिएटर कमांड होता क्या है। वैसे आपने नेवल कमांड के बारे में सुना होगा या फिर एयरफोर्स के कमांड के बारे में सुना होगा, लेकिन ये थिएटर कमांड होता क्या है? तो पहले अगर मैं आपको बताऊं थिएटर कमांड के बारे में, तो जैसे मान लीजिए कोई युद्ध जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई, तो अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हमारे यहाँ पर आपको 3 सेनाएं मिलेंगी, यानी कि थल सेना हमारी हो गई, नेवी हमारी हो गई, इसके अलावा होती है एयरफोर्स। तो इन सभी को एक साथ लाने के लिए, यानी कि इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसको स्थापित करने के लिए यहाँ पर थिएटर कमांड की स्थापना की जाती है। और कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर जो एक अंडमान और निकोबार ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है उसके द्वारा
टेरेसा द्वीप के ऊपर बुल स्ट्राइक नाम के अभ्यास का आयोजन किया गया था। तो वैसे हमारे यहाँ पर दो ट्राई सर्विस कमान हैं, एक तो है अंडमान और निकोबार कमान, दूसरी है स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड। अब ये दूसरी वाली कौन सी है? तो मान लीजिए अगर कोई न्यूक्लियर वेपन वाला हमला होता है, यानी कि न्यूक्लियर वॉरफेयर छिड़ जाता है किसी देश के साथ में, तो उस स्थिति में तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड के द्वारा की जाएगी। अब आते हैं अपने प्रश्न पर, यानी कि मेरी टाइम थिएटर कमांड है क्या? तो ये जो मेरी टाइम थिएटर कमांड है, इसका मुख्य रूप से गठन हमारी जो तटरेखा है उसकी रक्षा के लिए की जाएगी। और इसमें शामिल कौन होगा? तो इसमें हमारी वायुसेना और जो हमारी नेवी है वह इसमें शामिल होगी। तो अभी घोषणा ये हुई है कि 2021 तक कर्नाटक में जो करवल नेवल बेस है, यहाँ पर भारत के पहले समुद्री थिएटर कमान की स्थापना की जाएगी। इसमें शामिल कौन कौन होगा? तो जो हमारा पश्चिमी नौसेना कमान है मुंबई में, ये रहेगा। पूर्वी नौसेना कमान आपको आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मिलेगा, ये इसमें शामिल होगा। दक्षिण एयर कमांड जो कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है, ये इसमें शामिल होगा। और पोर्ट ब्लेयर में जो थिएटर कमान है वह भी इसमें शामिल होगा, यानी कि ये सभी आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। मेरी टाइम थिएटर कमान कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मान लीजिए आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट होता है तो उसके बारे में आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में एशिया प्रशांत ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पर चुने गए हैं शेखर वेम्पति साहब। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब शेखर वेम्पति साहब हैं कौन? तो हमारे यहाँ पर जो प्रसार भारती है, यानी कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है जिसका नाम है प्रसार भारती, इसी के वर्तमान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं शेखर वेम्पति। और अब ये एशिया प्रशांत ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाकी अगर हम लोग एशिया प्रशांत ब्रॉडकास्टिंग संघ की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में और अध्यक्ष इसके हैं इब्राहिम एरेन। तो उपाध्यक्ष के रूप में शेखर वेम्पति जी का अभी चयन हुआ है। इन नामों के बारे में भी आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। पीडी वाघेला, ये अभी हमारे ट्राई के नए महानिदेशक के रूप में चुने गए हैं या फिर अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। ट्राई का मतलब है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। परेश रावल की बात करते हैं तो ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष बने हैं। और शेखर कपूर की बात करते हैं तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है शेखर कपूर जी को। तो सारे नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, सभी के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा किस शहर में नियंत्रण केंद्र नेत्रा की स्थापना की गई है? तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर आपको याद हो तो नेत्रा के बारे में पिछले साल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था जब इसके बारे में घोषणा हुई थी। तो फाइनली जाकर के बेंगलुरु में नेत्रा नियंत्रण केंद्र की स्थापना की जा चुकी है और इसका उद्घाटन हमारे इसरो के जो प्रमुख हैं के सिवन जी, उनके द्वारा किया गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब ये है क्या, यानी कि नेत्रा है क्या? तो ये हमारा एक स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर है। मतलब क्या हुआ? मतलब स्पेस की क्या सिचुएशन है उसके बारे में जागरूक करने के लिए यह एक नियंत्रण केंद्र होगा। मतलब ये है कि मान लीजिए जो हमारा स्पेस है, यानी कि जो अंतरिक्ष है, वहाँ पर विभिन्न देशों ने अपनी सैटेलाइट को लॉन्च किया हुआ है। उसी तरह से हमारे देश भारत के द्वारा भी यहाँ पर बहुत सारे सैटेलाइटों को लॉन्च किया गया है। तो जो हमारे देश के सैटेलाइट हैं उन सभी की निगरानी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और उनको ट्रैक करने के लिए इसे स्थापित किया गया है। यानी कि सारी कंट्रोलिंग अब इसी सेंटर से की जाएगी। नेत्रा की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके नाम से भी आप समझ सकते हैं, इसका पूरा नाम है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। यानी कि जो भी स्पेस में ऑब्जेक्ट भेजे गए हैं इसरो के द्वारा उन सभी की मॉनिटरिंग यहाँ पर नेत्रा के द्वारा, यानी कि जो ये केंद्र बना है उसके द्वारा की जाएगी। और कल ही इसरो के द्वारा PSLV C50 रॉकेट की सहायता से CMS-01 नाम का जो सैटेलाइट है उसको भी लॉन्च किया गया है। तो यह एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और मैंने आपको बताया ही था कि 17 दिसंबर को इसे लॉन्च किया जाना है और फाइनली इसरो ने इसको कक्षा में स्थापित कर दिया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में
किस बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से विदेशी मुद्रा को ट्रांसफर करने के लिए FX4U लॉन्च किया है? तो ये जो सिस्टम है इसे लॉन्च किया है केनरा बैंक ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो सिंपली आपको यह ध्यान रखना है कि जो हमारे केनरा बैंक के ग्राहक हैं, अगर वे किसी भी प्रकार का विदेशी मुद्रा में लेन देन करना चाहते हैं या फिर विदेशों में लेन देन करना चाहते हैं, तो उन्हीं के लिए यह एक प्रकार का फीचर है जिसका नाम है FX4U, यानी कि Forex4U। इसे लॉन्च किया है केनरा बैंक ने। केनरा बैंक की बात करते हैं तो ये हमारे देश का एक सार्वजनिक बैंक है, यानी कि सरकारी बैंक है, और इसी वर्ष सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ था केनरा बैंक में। स्थापना इसकी जुलाई 1906 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा कर्नाटक के बेंगलुरु में, और MD और CEO हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है सेल को, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड होता क्या है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा इस्पात क्षेत्र के लिए अभी, यानी कि स्टील सेक्टर के लिए ये पुरस्कार दिया गया है सेल को। तो मुख्य रूप से अगर कोई सार्वजनिक उपक्रम पर्यावरण के मानकों के आधार पर कार्य करता है तो उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। और यहाँ पर सेल नाम की जो कंपनी है उसको लगातार दूसरी बार गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। सेल की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में, और अध्यक्ष है AK चौधरी। तो नीचे कमेंट में आप ये बता दीजिएगा कि सेल हमारे किस प्रकार की कंपनी है, यानी कि महारत्न कंपनी है, मिनी रत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी है, किस प्रकार की कंपनी है, ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। स्टील की बात हुई है तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारे यहाँ के स्टील मिनिस्टर कौन हैं, तो ये हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस राज्य में टेटिलोबस त्रिशूल नामक टिड्डी की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो ये प्रजाति खोजी गई है केरल राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो जो अभी हमारे शोधकर्ता हैं उनके द्वारा केरल में जो एरवीकुलम राष्ट्रीय पार्क है वहाँ पर टिड्डी की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। तो यह वाइड नोज्ड पिग्मी ग्रासहॉपर है। ये आप देख सकते हैं, ये है वो ग्रासहॉपर जिसकी अभी खोज की गई है, और भगवान शिव के त्रिशूल के नाम पर इसका नाम टेटिलोबस त्रिशूला, या फिर जो इसका कॉमन नेम है सिवाज पिग्मी त्रिशूला रखा गया है। तो सिंपली आप ध्यान रखेंगे कि यह एक टिड्डी यानी कि ग्रासहॉपर की प्रजाति है। अगला प्रश्न ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नियुक्ति की सिफारिश की है? तो यहाँ पर सिफारिश की गई है डॉक्टर S मुरलीधर की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। डॉक्टर S मुरलीधर की बात करें तो वर्तमान में ये जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है उसमें न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं, और अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है उसके द्वारा रिकमेंड किया गया है कि इनको उड़ीसा हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया जाए। तो ध्यान रखेंगे डॉक्टर S मुरलीधर उड़ीसा हाई कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस बनेंगे। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है उसके द्वारा जस्टिस सीमा कोहली को तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को सिफारिश की गई है। तो दो लोगों की यहाँ पर सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा की गई है। अब ये जो हमारे जस्टिस होते हैं यानी कि चीफ जस्टिस होते हैं राज्यों के, इनकी नियुक्ति होती कैसी है? तो इसके लिए पहले एक सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम बनता है, यानी कि कुछ जजों का एक समूह होता है, उनके द्वारा जो नाम होते हैं उन्हें सजेस्ट किया जाता है राष्ट्रपति महोदय को, और उसके बाद में जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं उनके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 217 का प्रयोग किया जाता है, और उस अनुच्छेद के अंतर्गत यहाँ पर नियुक्ति की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों की नियुक्ति हुई है। इससे पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जम्मू और कश्मीर का जो हाई कोर्ट है उसके नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में राजेश बिंदल जी की नियुक्ति हुई है, और इन्होंने स्थान लिया है किसका? गीता मित्तल का। अब दोनों हाई कोर्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है ये आपको मिलेगा कटक में, और मोहम्मद रफीक इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। तेलंगाना के हाई कोर्ट की बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा हैदराबाद में, और राघवेंद्र सिंह चौहान वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इनके नाम भी आप याद रखेंगे। तो इस तरीके से जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आइए कुछ अन्य चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर जान लेते हैं। भारत सरकार के
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो कि हमारी नौसेना के लिए सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उसके महानिदेशक थे बी श्रीकांत। नाम था इसका प्रोजेक्ट सीवर्ड, और इसी के महानिदेशक थे बी ए श्रीकांत, यानी कि वाइस एडमिरल श्रीकांत, और इनका अभी कोविड-19 के कारण निधन हुआ है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी रहेगा, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। लार्सन एंड टोब्रो कंपनी के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी है हमारे देश की कंस्ट्रक्शन के फील्ड में, और इन्हीं के द्वारा अभी 54वीं इंटरसेप्टर बोट C-454 का निर्माण किया गया, और इसे कमीशन कर दिया गया है गुजरात के हजीरा में। कहाँ पर? गुजरात के हजीरा में इसे कमीशन कर दिया गया है। SBI की जो इको रैप रिपोर्ट होती है, इसे जारी किया गया, और रिपोर्ट में ये बताया गया कि 2020-21 का जो हमारा वित्तीय वर्ष है, इसमें भारत की जो विकास दर है, यानी कि GDP ग्रोथ रेट है, वह -7.4 रहेगी। और असम राज्य की सरकार के द्वारा जो राज्य के सभी मदरसे और स्कूल हैं, उनको बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखेंगे, इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा GDP वाला मामला बता देता हूँ कि 7.4% नेगेटिव होने का मतलब है क्या। इसका मतलब सिंपली आप ये समझिए कि मान लीजिए कोई एक फाइनेंशियल ईयर है, मान लीजिए हम 2018-19 की बात करते हैं, उस समय हमारे GDP का जो साइज था वह था 100, यानी कि 100 था, 100 रुपये हमारी टोटल GDP थी। उसके बाद में 2019-20 में इसमें ग्रोथ हो गई 10% की, तो कितनी हो गई? हमारी GDP का साइज हो गया 110 रुपये। अब जो अगला हमारा वित्तीय वर्ष है, उसमें मान लीजिए GDP की जो ग्रोथ है वह निगेटिव हो गई। निगेटिव हो गई कितनी? 10%। तो 10% निगेटिव होने का मतलब है कि जो हमारे GDP का टोटल साइज 110 तक पहुंचा था, अब इसमें 10% की कमी हो जाएगी। इसका मतलब है कि 110 हमारे GDP का साइज था, अब इसमें कमी होगी 10% की, यानी कि 11 रुपए की, तो ये साइज हो जाएगा 99%। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो हमारी विकास दर है वह ऋणात्मक रहेगी। और क्यों ऋणात्मक रहेगी? इसके पीछे का रीजन है कोविड-19। कल मैंने आपसे पूछा था कि वर्ष 2021 में जो 16वां एशिया कप है, इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा श्रीलंका देश में। कहाँ पर? श्रीलंका में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि 2021 में होगा श्रीलंका में, और 2022 में हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में इसका आयोजन किया जाएगा। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, किस राज्य के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक रंजीत सिंह दिसाले ने वैश्विक शिक्षक पुरस्कार को जीत लिया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और हमारे जो बेस्ट 1000 करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज चल रही है, उसका जो अगला पार्ट है वह भी आज शाम को आपको 5 बजे मिल जाएगा, तो उसे भी देखना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।